गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा, हम आशा करते हैं कि आप अपने परिवार सहित सभी कुशल मंगल होंगे। बेटा, आज हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लास में 12th जो है ट्वेल्थ बायोलॉजी जो है उसकी फर्स्ट यूनिट यानी जनन जो है रिप्रोडक्शन वो पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट जो है, इस फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है जीवों में जनन। पहला जो चैप्टर है इस यूनिट का वो है जीवों में जनन। दूसरा जो चैप्टर इसमें आता है वो आता है पुष्पी पादपों। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादप जो हैं उनमें लैंगिक जनन। तीसरा जो चैप्टर है इस यूनिट में वो है मानव में जनन। मानव में जनन। और चौथा जो चैप्टर है इस यूनिट का वो है जनन व स्वास्थ्य। ये 4 चैप्टर जो हैं वो इस यूनिट में आती हैं। जो पहली यूनिट है अपनी यूनिट फर्स्ट जो है जनन रिप्रोडक्शन, जिसमें 4 चैप्टर होंगे, जिसमें पहला चैप्टर जीवों में जनन, दूसरा चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तीसरा जो चैप्टर आता है मानव में जनन और चौथा चैप्टर है जनन व स्वास्थ्य। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम पहला चैप्टर लेके चलते हैं जीवों में जनन, कि जीव जो हैं उनमें जनन किस प्रकार होता है। देख बेटा, आपने 11th जो है उसमें पढ़ा था कि जीव क्या होते हैं, जीवों की विशेषताएं क्या होती हैं, जीव क्या होते हैं। और 12th में हम पढ़ेंगे जीवों में जनन कैसे होता है। देखिए बेटा, क्या होता है कि पृथ्वी पर कोई भी जीव जो है जीव होता है, वो जीव जन्म लेता है और जन्म लेने के पश्चात एक निश्चित अवधि पश्चात उस जीव की मृत्यु हो जाती है। पर जीव जन्म लेता है और एक निश्चित अवधि के पश्चात उस जीव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर एक टॉपिक आता है जीवन अवधि। जीवन अवधि या इसे जीवन काल कह सकते हैं। भाई, जीवन अवधि या जीवन काल क्या है? देखिए बेटा, जीवन काल किसी भी जीव जो है उसके जन्म, किसी भी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु, किसी भी जीव जो है उसके जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो समय होता है वो समय उसका जीवन काल या जीवन अवधि कहलाता है। भाई, कोई भी जीव है उसकी जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच की जो अवधि है या समय जो है वो उसका जीवन काल या जीवन अवधि कहलाता है। ठीक है बेटा, अब जीवन काल और जीवन अवधि जो है ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीव जो हैं उनमें ये अलग अलग होती है। पृथ्वी पर जो जीव पाए जाते हैं विभिन्न जातियों के, उनमें उनकी जो जीवन अवधि है वो अलग अलग होती है। और वो जीवन अवधि कुछ मिनट जो हैं उनसे लेकर हजारों साल तक हो सकती है। कुछ जीव हैं जिनकी जीवन अवधि कुछ मिनट में, कुछ घंटों में ही समाप्त हो जाती है, और कुछ जीव जो हैं जिनकी जीवन अवधि हजारों साल तक होती है। तो जीवन अवधि जो पृथ्वी पर विभिन्न जाति के जीव हैं उनकी जीवन अवधि अलग अलग होती है, जो कुछ घंटों या मिनटों से लेकर हजारों साल तक हो सकती है। ठीक है बेटा, किसी भी जीव जो है उसकी जीवन अवधि जीव के आकार पर निर्भर नहीं करती है। जीव के आकार पर निर्भर नहीं करती है। कोई भी जीव है उसकी जीवन अवधि वो जीव के आकार पर निर्भर नहीं करती है। कहने का मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कोई जीव विशालकाय है तो उसकी जीवन अवधि अधिक होगी
और कोई जीव छोटे आकार का है तो उसकी जीवन अवधि छोटी होगी। ये नहीं कह सकते, क्योंकि जीवन अवधि कभी भी जीव के आकार पर निर्भर नहीं करती है। कुछ उदाहरण लेके चलते हैं यहां पर हम, जैसे कौवा, कौवा है और तोता, ये दो प्राणी हैं, कौवा और तोता। ये दोनों प्राणी जो हैं इनका आकार लगभग समान होता है, लेकिन इनकी जीवन अवधि में अंतर होता है। कौवा जो होता है ये 15 वर्ष तक जीवित होता है, यानी इसकी जीवन अवधि 15 वर्ष ही होती है, जबकि तोता जो है इसकी जीवन अवधि 140 वर्ष होती है। देखिए इन दोनों का आकार लगभग समान है, लेकिन इनकी जीवन अवधि में अंतर है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जीव की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर नहीं करती है। अब इसका इसी तरह एक उदाहरण पादपों में लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि आम का जो वृक्ष है और एक पीपल जो है उसका वृक्ष लगभग आकार में समान होते हैं, आम और पीपल का वृक्ष, लेकिन इनकी जीवन अवधि में अंतर होता है। आम जो है इसकी जीवन अवधि अधिकतम 200 वर्ष होती है। इसकी जीवन अवधि कितनी होती है? 200 वर्ष, अधिकतम 200 वर्ष तक जीवित रह सकता है आम। जबकि पीपल जो होता है इसकी जीवन अवधि जो है ये 2500 वर्ष तक भी होती है। इसकी जीवन अवधि कितनी है? 2500 वर्ष। तो ये दो जो एग्जाम्पल हैं इनके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जीव की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, जीवन अवधि किसे कहोगे? किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो समय होता है वो उसकी जीवन अवधि या जीवन काल कहलाती है, जो कुछ घंटों से लेकर हजारों साल तक हो सकती है विभिन्न जाति के जीवों में। और ये जीवन अवधि कभी भी जीव के आकार जो है उस पर निर्भर नहीं कर सकती। और उसके दो उदाहरण हमने दिए हैं, कौवा और तोता जो आकार में लगभग समान है, उसी तरह आम और पीपल के वृक्ष भी आकार में लगभग समान ही होते हैं, लेकिन उनकी जीवन अवधि में क्या होता है? अंतर होता है। कौवा जो है वो 15 वर्ष, तोता 140 वर्ष, पीपल 200 वर्ष अधिकतम, और नहीं आम लगभग 200 वर्ष, और पीपल जो है वो 250 वर्ष तक जीवित रहता है, यानी उसकी जीवन अवधि होती है। ठीक बेटा, ये हो गई किसी भी जीव की जीवन अवधि। अब दूसरी बात ये आती है कि जीव की जीवन अवधि कितनी भी हो, चाहे हजारों साल हो, कितनी भी हो, लेकिन उसकी मृत्यु निश्चित होती है। जीवन अवधि चाहे वो कितनी हो, लेकिन उसकी जो मृत्यु है वो निश्चित होती है। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जिनकी कभी भी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। कुछ जीव ऐसे हैं जिनकी कभी भी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, और ऐसे जीवों को अमर प्राणी कहा जाता है। वो जीव क्या कहलाते हैं? अमर प्राणी कहलाते हैं। भाई आपने अभी पढ़ा कि भाई जीवन अवधि चाहे कितनी भी हो, मृत्यु निश्चित है, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जिनकी कभी भी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। आप तो चाहे उसको पकड़ के मार सकते हैं, लेकिन उनकी कभी भी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। और ऐसे प्राणी क्या कहलाते हैं? अमर प्राणी कहलाते हैं। और अमर प्राणी कौन से हैं? जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलिना है। ये ऐसे जीव हैं जिनकी कभी भी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, और इन जीवों को अमर प्राणी कहा जाता है। और ऐसा क्यों होता है इनमें? क्योंकि इन जीवों में क्या होता है
कि ये जीव जब अपना अधिकतम आकार ग्रहण कर लेते हैं तो ये दो समान भागों में विभक्त हो जाते हैं और इनसे दो संतति जो हैं उनका निर्माण हो जाता है। अब यहां देखिए कोई जीव मर नहीं रहा है, यहां पर एक जीव था, ये अपना जब अधिकतम आकार ग्रहण कर लेता है, परिपक्व हो जाता है, विकसित हो जाता है, तो ये दो संततियों में बढ़ जाता है। ये संततियां आगे चलकर 4 संततियों में बढ़ जाएंगी और ये क्रम चलता रहेगा और वो जीव कभी भी नष्ट नहीं होता है, उसकी कभी भी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। और ऐसे जीव क्या कहलाएंगे? अमर प्राणी। और कौन है अमर प्राणी? अमीबा, पैरामीशियम और युगलेना। ठीक है बेटा, ये हो गए अमर प्राणी। ठीक है बेटा, तो ये हो गई जीव जो है उनकी जीवन अवधि के बारे में, कितनी जीवन अवधि होती है और वो आकार पर निर्भर नहीं करती है। अब इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे जनन। जनन रिप्रोडक्शन क्या है, पढ़ा भी होगा आपने 11th में। जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन। देखिए जनन में क्या होता है कि एक विकसित जीव जो होता है, ये विकसित जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है। एक ऐसी प्रक्रिया होती है जीवों में कि उसमें एक विकसित जीव, अपरिपक्व जीव नहीं, जनन विकसित जीवों में होता है। तो एक विकसित जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है। वो जैविक जो क्रिया होती है वो जनन कहलाती है। ठीक बेटा, अब जनन की जो क्रिया होती है इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है जनक, एक होता है जनक और एक होती है संतति। ये मिलते हैं इसमें, जनक और संतति। जनक किसे कहोगे? वह विकसित जीव जो नए जीव को जन्म देता है। वह विकसित जीव जो नए जीव को जन्म दे रहा है, तो वो विकसित जीव तो क्या कहलाएगा? जनक कहलाएगा। ठीक है, और संतति क्या कहलाएगा? नवीन जीव या जो नया जीव बना है वो नया जीव क्या कहलाता है? संतति कहलाता है। भाई वह विकसित जीव जो नए जीव को जन्म दे रहा है वो जनक कहलाता है, और विकसित जीव से जो नया जीव बना है वो नया जीव क्या कहलाता है? संतति कहलाता है। और संतति भी जो है ये आगे चलकर जब विकसित हो जाती है ये भी जनन करने लग जाती है, यानी संतति भी आगे चलकर जनक बन जाती है कि भाई अब नया जो जीव बना है वो संतति है। अब ये नवीन जीव धीरे धीरे विकसित होगा, परिपक्व होगा, ये भी जनन करने लगेगा और ये भी जनक में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये है जनन। जनन एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें एक विकसित जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है। जनक किसे कहोगे? वह विकसित जीव जो नए जीव को जन्म देता है, जनक कहलाएगा। संतति किसे कहोगे? विकसित जीव से बनी नवीन जीव या नवीन जो संतति है वो उसकी संतति कहलाती है, और संतति भी आगे चलकर जनन जो है वो करने लग जाती है। ठीक बेटा, उसके बाद ये हो गया, जनन हो गया, उसकी परिभाषा, और जनक और संतति हो गई। उसके बाद करते हैं जनन के प्रकार। जनन के प्रकार कि जनन जो है वो कितने प्रकार का होता है। देख बेटा, जनन जो है ये 2 प्रकार का होता है। जीवों में 2 प्रकार का जनन पाया जाता है, पढ़ा भी होगा आपने, जिसमें हम कैपिटल ए जो है उस पर लेते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, और दूसरा जो है इसमें वो होता है लैंगिक जनन। ये 2 प्रकार का जनन जीवों में मिलता है,
अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो प्रकार का जीवों में जनन देखने को मिलता है और इस चैप्टर में हम ये दोनों प्रकार के जनन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, जिसमें हम सबसे पहले अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है और इसकी विधियां क्या होती हैं। भाई आपने पढ़ा कि जनन के प्रकार, भाई जीव जो हैं वो किस आवास में रहते हैं, उनकी संरचना कैसी है, कार्यकी कैसी है, उसके आधार पर जनन दो प्रकार के हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सबसे पहले हम लेते हैं अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन जो है उसकी सबसे पहले हम परिभाषा की बात करते हैं कि उसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है कि अलैंगिक जनन जो है ये जनन की एक ऐसी विधि होती है, जनन की एक ऐसी विधि जिसमें एक जीव के कायिक अंग या विशेष अंग से नए जीव का निर्माण होता है। जनन की एक ऐसी विधि जिसमें एक जीव के कायिक अंग या उसके विशेष अंग से नए जीव का निर्माण होता है, तो जनन की वो विधि क्या कहलाएगी, अलैंगिक जनन कहलाती है। ठीक है बेटा, अब अलैंगिक जनन की ये तो परिभाषा हो गई। उसके बाद अलैंगिक जनन जो है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं पढ़ेंगे हम। तो अलैंगिक जनन की विशेषताएं, अलैंगिक जनन जो है उसकी विशेषताएं। भाई अलैंगिक जनन किसे कहोगे, जनन की एक ऐसी विधि जिसमें एक जो जीव होता है उसके शरीर के कायिक अंग या किसी विशेष अंग से नया जीव बनता है, तो वो अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन की विशेषताएं क्या हैं? पहली विशेषता, अलैंगिक जनन में एकल जीव भाग लेता है। अलैंगिक जनन में एकल जीव भाग लेता, एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन में। जैसे हम लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन में दो जीव होंगे, एक तो नर होगा और एक क्या होगा, मादा। जबकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है, एक जीव से ही नया जीव बनेगा। ठीक बेटा। दूसरा, अलैंगिक जनन में ना तो युग्मक बनते हैं और ना ही युग्मक संलयन की क्रिया होती है। भाई युग्मक ही नहीं बनते तो युग्मक संलयन कहां होगा? तो अलैंगिक जनन में ना तो युग्मक बनते हैं और ना ही युग्मक संलयन की क्रिया होती है। ठीक बेटा, दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता करते है इसकी कि अलैंगिक जनन में हमेशा समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है बेटा? केवल समसूत्री विभाजन ही होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में केवल समसूत्री विभाजन ही होता है। ठीक बेटा, नंबर 3 हो गया। नंबर 4 लेते हैं। अलैंगिक जनन में जो संतति बनती है, बेटा ये ध्यान देना एक बार, अलैंगिक जनन में जो संतति बनती है वो संतति अपने जनक की आनुवांशिक रूप से और संरचनात्मक अपने जनक से आनुवांशिक रूप से और संरचनात्मक रूप से समान होती है। जो संतति बन रही है ये संतति अपने जनक से आनुवांशिक रूप से भी समान होती है और संरचनात्मक रूप से भी समान होती है। यानी ये कह सकते हैं कि ये जो संतति बनेगी ये जनक की हूबहू प्रतिलिपि होती है, जो आनुवांशिक रूप से भी जनक के समान है और संरचनात्मक रूप से भी जनक के समान होती है। और ऐसी संतति जो है उसको क्लोन कहा जाता है। वो संतति क्या कहलाती है?
क्लोन कहलाती है। क्लोन जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टहनी। टहनी, जैसे एक वृक्ष की जो सभी टहनियां होती हैं वो आनुवांशिक और संरचनात्मक रूप से समान होती है वृक्ष के, उसी तरह अलैंगिक जनन से जो संतति बनेगी वो क्लोन होगी। क्लोन का मतलब वो अपने जनक के आनुवांशिक रूप से और संरचनात्मक रूप से बिल्कुल समान होगी। ठीक है बेटा, तो ये चौथी विशेषता हो गई। पांचवी विशेषता है कि अलैंगिक जनन जो है इसमें जो संतति बनती है उस संतति में विभिन्नताएं अनुपस्थित होती हैं, विभिन्नताएं नहीं होती हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। विभिन्नताएं लैंगिक जनन में ही उत्पन्न होती हैं, अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं क्योंकि संतति अपने जनक की हूबहू प्रतिलिपि होती है। तो ये इसकी पांचवी विशेषता हो गई। उसके बाद नंबर 6 पर इसकी विशेषता देखते हैं कि अलैंगिक जनन जो है ये मिलता है निम्न श्रेणी के प्राणियों में मिलता है। ये अलैंगिक जनन किन में मिलेगा? निम्न श्रेणी के जो प्राणी हैं उनमें मिलता है, और उच्च श्रेणी के जो पादप हैं उनमें पाया जाता है। अलैंगिक जनन किन में मिलेगा? निम्न श्रेणी के प्राणियों में और उच्च श्रेणी के पादपों में। और उच्च श्रेणी के पादपों में जो अलैंगिक जनन पाया जाता है उसे कायिक जनन कहा जाता है। वो क्या कहलाता है बेटा? कायिक जनन कहलाता है। जो विशेष विधि होती है अलैंगिक जनन के पादपों में, उच्च श्रेणी के पादपों में, वो क्या कहलाती है? कायिक जनन कहलाती है। ठीक है बेटा, तो आज हमने जो अपनी पहली यूनिट थी जनन रिप्रोडक्शन, उसका पहला चैप्टर लिया था हमने जीवों में जनन। ठीक बेटा, और इसमें जीव क्या है, जीवन अवधि क्या है, जीवन अवधि किस पर निर्भर करती है या किस पर निर्भर नहीं करती है, वो बातें हमने पढ़ी। जनन क्या है, जनन की परिभाषा क्या है, ठीक है। उसके बाद जनक क्या होता है, संतति क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जनन के प्रकार क्या हैं, कि भाई 2 प्रकार के हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है उसकी परिभाषा हमने पढ़ी, और अलैंगिक जनन जो है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।